हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों के कन्या सहायक एग्जाम के लिए होगी और इसमें हम बात करेंगे हिंदी की। और हिंदी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास का। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रखे हैं। अगर हम बात करेंगे आपके सिलेबस को अकॉर्डिंग, जो हिंदी का सिलेबस है उसको मैं अलग से एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप लोग अलग से प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देख लेना। वहाँ पर आप लोगों के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बकाई जितने भी आप लोगों के टॉपिक बचेंगे उनको मैं एक एक करके कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि आज हम सिलेबस में आपका जो है एक समास वाला टॉपिक उसको देखेंगे। और ये जो समास है इसको हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास और इसके आने वाली जो सेकेंड क्लास होगी उसमें हम इस समास को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों का जो 70 नंबर का पोर्शन बचता है, 70 में से देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 हिस्सों में है जो कि ये डिवाइड कर रखा है। अभी देखो, एक तो है 70 मार्क्स और एक है 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स है उत्तराखंड के लिए। इस 30 मार्क्स में उत्तराखंड आप लोगों की आने वाली है कन्या सहायक की। अगर मैं बात करूंगा 27 नंबर है, बाकी 2-3 नंबर आप लोगों को करंट अफेयर की उत्तराखंड पूछ लेगा। तो 30 नंबर की ये उत्तराखंड लगभग मान के चलो। इसके अलावा बाकी जो भी टॉपिक आप लोगों के बचते हैं वो 70 मार्क्स का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है, लेकिन अगर आज की क्लास की हम बात करेंगे तो इसमें आप लोग देखो, जीएस के लिए आप लोगों को 2 क्लास देखनी है मेरी। एक तो है अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, जिसमें आपको टॉपिक के अनुसार जीएस कंप्लीट देखने को मिलेगी, चाहे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट है उनकी। अगर हम बात करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये आप लोगों के लिए एक नई सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, दूसरी क्लास मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़ना, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज से। यहाँ पर से जो भी चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, उनके क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों की जीएस में हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों की जो जीएस है वो एक मजबूत हो जाएगी। देखो, अगर हम बात करेंगे यूकेपीएससी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है सिलेक्शन का वो जीएस रखता है, क्योंकि जीएस बच्चों की कमज़ोर होती है और जीएस कमज़ोर होने के कारण सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी जीएस को मजबूत बनानी है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट करें या फिर आप लोग यहाँ पर से इन क्लास को देख के कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लास भी आप लोगों ने देखनी है। 20 क्लास है जो कि मैंने आप लोगों को करा रखी है। तो 20 के 20 क्लास आप लोगों को देखनी है, वहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। और ये कंप्यूटर और विज्ञान वाली क्लास तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ। इसमें 4 क्लास मैंने आप लोगों को दे दी हैं और भी आने वाले समय में देते रहूँगा। और अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की क्लास ये चली रही है, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे। और करंट अफेयर की कुछ क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप लोग करंट अफेयर जब भी समय मिलता है तो आप लोग देखा करें और वहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और समास के बारे में है जो कि अब हम जानेंगे। देखो दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में समास से पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अगर हम बात करें ये पटवारी लेखपाल के एग्जाम के, तो इसमें हिंदी में परिभाषा भी पूछ ले रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे प्रेस विज्ञप्ति की, तो प्रेस विज्ञप्ति एक परिभाषा दी थी, उसके बाद ऑप्शन दिए थे, तो प्रेस विज्ञप्ति उसका आंसर था, तो परिभाषा यहाँ पर पूछ ली गई थी। अगर हम बात करेंगे संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, यहाँ पर परिभाषा भी पूछ ली गई थी। तो आप लोगों से परिभाषा भी पूछ ली जा सकती है, इसलिए आप लोग इनका जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं उनकी परिभाषाओं पर भी फोकस करें। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे समास का, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम देखेंगे। समास का अर्थ सबसे पहले अगर हम देखें अर्थ, तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त करना होता है। कोई भी वाक्य है उसको अगर हम संक्षिप्त में बोल रहे हैं तो उसी को हम कहेंगे समास। संक्षिप्त करना है या फिर छोटा करने का ढंग, छोटा करना। ठीक है, तो उसी को हम समास कहेंगे। अभी देखेंगे धीरे धीरे करके हम लोग। ठीक है, इस क्लास में आगे को देखते रहेंगे किस प्रकार से इसको हम आगे को देखेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा,
दोस्तों परिभाषा भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये बात आप लोग नोट करके लिख लो। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए नए सार्थक शब्दों का निर्माण करने की प्रक्रिया, नए करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा है जो कि आप लोगों को देखनी है, और ये परिभाषा को घुमा के पूछ दिया जा सकता है, लेकिन इसका जो सार है वो मैं बता देता हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्दों का निर्माण करना क्या कहलाता है? समास। यानी कि दो अगर शब्द हैं उनको हम मिला रहे हैं, उसके बाद जो नया शब्द उत्पन्न कर रहे हैं उसी को हम समास कहेंगे। और ये जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि उनका अर्थ बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द वो होंगे। ऐसा नहीं कि उनका अनर्थ आप लोग कर रहे हैं। कोई भी शब्द आप लोग अगर मिला रहे हैं तो वो क्या होगा? सार्थक शब्द। अगर मैं दो शब्द को अगर मैं मिलाऊं, देखो अगर मैं बात करूं पेन मिट्टी, पेन मिट्टी, क्या मैं इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना सकता हूं? तो आप लोग कहेंगे कि पेन मिट्टी, क्या एक कोई शब्द बना? ये सार्थक शब्द नहीं बना ना, ये पेन मिट्टी कोई सार्थक शब्द नहीं बना। तो हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि सार्थक नहीं होंगे। अगर हम बात करेंगे पेन पेपर, पेन पेपर, तो पेन पेपर एक सार्थक शब्द बन रहा है। ठीक है, तो पेन और पेपर, पेन और पेपर एक सार्थक शब्द बन रहा है, तो इसमें यहाँ पर कोई ना कोई समास बनेगा। तो लेकिन अगर हम पेन मिट्टी की बात करेंगे, यहाँ पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है ये, तो यहाँ पर कोई समास नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो भी नए शब्द बनते हैं उनको हम समस्त पद कहते हैं। ये जो निर्माण करने की प्रक्रिया है, समास के निर्माण करने की प्रक्रिया है, इसमें बने नए शब्द, नए शब्दों को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। या फिर इसमें निर्मित शब्दों को, नए शब्द ना लिख के हम निर्मित शब्द अगर लिखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। इसमें जो निर्मित शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। देखो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि दो शब्द यहाँ पर जो मिलेंगे और मिलने के बाद ये एक नया शब्द बनाएंगे जो कि समास होगा। यहाँ पर जो भी शब्द बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। अब ये जो समस्त पद है ये दो पदों के निर्माण से बनेगा, दो शब्दों के निर्माण से। पहला शब्द या फिर पहला पद, इसको हम शब्द ना कहते हुए पद कह लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। पहला पद और दूसरा पद, अब ये दोनों पद अगर मिलेंगे तो उसी को हम कहेंगे समस्त पद। देखो ये जो पहला पद होता है इसको हम इस समास की भाषा में पूर्व पद बोलेंगे। जहां पर भी आप लोगों से पूर्व पद जैसा आप लोगों को कहीं पर भी दिखेगा तो वो पहला पद होगा। और ये जो दूसरा पद होता है इसको हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं, उत्तर पद। और ये जो बाद में जो निर्मित शब्द होगा पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर उसी को हम समस्त पद या फिर सामासिक पद भी बोलेंगे, सामासिक पद। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है इतनी कि कहीं पर भी आप लोग पूर्व पद या फिर उत्तर पद के, अभी हम जब अलग अलग समास के भेद पढ़ेंगे तो उनमें चर्चाएं करेंगे उनकी परिभाषाओं को, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है। अब आप लोगों से यहाँ पर और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक होता है प्रधान पद, प्रधान पद, और एक होता है गौड़ पद। ये दो शब्दों से भी आपको परिचित होना है। देखो अगर हम बात करें प्रधान पद की, तो वह पद जो समस्त पद का पूरी तरह से अर्थ को प्रभावित करता है।
ऐसा पद जो कि ऐसा शब्द जो ये समस्त पद है, इसके अर्थ को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, तो उसको हम कहेंगे प्रधान पद। और जो कम प्रभावित करेगा या फिर नगण्य रूप में प्रभावित करेगा, ऐसे शब्द को हम कहेंगे गौण पद। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा और आगे को बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको इस प्रकार से परिचित इन शब्दों से हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे कितना है स्पेस। हाँ, तो अगर हम उदाहरण की बात करेंगे, यहीं पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण मैंने लिखा रसोई घर। रसोई घर क्या है, एक प्रकार का सामासिक पद है। ये क्या है, एक सामासिक पद है दोस्तों, या फिर इसको हम समस्त पद भी बोलेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई समास हुआ है, और कैसा समास हुआ है उसको अभी हम जब हम इसके भेद देखेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन ये जो रसोई घर है, ये इसका जो विग्रह करेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। क्या बनेगा, ये रसोई के लिए घर। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, एक तो बन रहा है रसोई, एक बन रहा है घर, ये दो शब्द बन रहे हैं। और ये जो रसोई है इसको हम कहेंगे पूर्व पद, इसको क्या कहेंगे, पूर्व पद। और ये जो घर बन रहा है इसको हम बोलेंगे उत्तर पद। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद जब भी मिलेंगे तो ये बनेगा सामासिक पद, और इसी प्रक्रिया को, ये जो निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे समास। तो आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना आप लोग नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे को चलेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे विद्यालय, दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विद्यालय, तो विद्यालय में है जो कि एक प्रकार का समास है। विद्यालय में एक प्रकार का समास है, और इसका हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं समास का विग्रह करना, समास विग्रह। जैसे हम लोगों ने संधि में पढ़ा था, संधि विग्रह, संधि, और संधि में हम लोगों ने भी पढ़ा था इसका संधि विच्छेद करो। देखो दोस्तों, ये विद्यालय है, इसमें संधि भी हो सकती है और इसमें समास भी हो सकता है। इसमें संधि भी हो सकती है, इसमें समास भी हो सकता है। कैसे, अगर हम संधि की बात करेंगे दोस्तों, तो विद्या धन आलय, इसका समास संधि का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा, विद्याधन आलय। अब अगर हम संधि की बात करेंगे तो यहाँ पर विद्या में पीछे से आ लगा है, और ये आ का मिलन हो रहा है आ से, तब ये क्या बना, विद्यालय बना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ण, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्ण जो कि स्वर वर्ण है, स्वरों का आपस में मिलान हो रहा है, तो यहाँ पर स्वर संधि बन रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे समास की और इसके विग्रह की, तो ये क्या बनेगा, विद्या का आलय। ठीक है, विद्या का आलय ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर इतनी बात है जो कि आप लोगों को कंफर्म हुई होगी। या फिर इसको हम बोलेंगे विद्या के लिए आलय। यहां पर आप लिखो विद्या के लिए आलय। तो ये समास विग्रह हम लोगों ने किया, जिसमें एक विद्या है और एक आलय है। ठीक है, और आप लोगों से कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास में क्या अंतर है, देखो संधि जो बन रही है वो वर्णों के मिलने से बन रही है, दो वर्ण मिल रहे हैं। इसी शब्द में, इसी विद्यालय में संधि भी हो रही है और समास भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि संधि क्या होगी या फिर समास क्या होगा। अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि में वर्ण मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम समास की बात करेंगे तो इसमें दो पद मिल रहे हैं या फिर दो शब्द मिल रहे हैं, एक मिल रहा है विद्या और दूसरा मिल रहा है आलय। तो आई होप आप लोगों को और क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं इनके भेद की ओर।
दोस्तों यहाँ से आप लोगों को भेद पूछते जाते हैं, तो अब हम भेदों की चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समास के भेद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर वैसे अगर मुख्यतः देखा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद तो यहाँ पर 6 भेद हैं जो कि आपको पढ़ना है, और उन 6 भेदों को हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ भेद है जो कि आज पढ़ेंगे, कुछ भेद है जो कि कल पढ़ेंगे, तो दोनों को हम इस भेदों को 2 क्लास में देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अव्ययी भव समास, दूसरा लिखेंगे तत्पुरुष समास, तीसरा लिखेंगे द्वंद्व समास, चौथा लिखेंगे द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और ये हो गया पहला, ये तत्पुरुष। चौथा, पांचवा आप लोग हो गए बहुव्रीहि समास। पांचवा आप लोगों ने लिखा बहुव्रीहि समास। और छठा आप लोग लिखेंगे, छठा कर्मधारय समास। ये 6 समास है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। अब आज की वीडियो में हम ज़्यादा समास नहीं देखेंगे, सिर्फ एक समास देखेंगे जो कि है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर तत्पुरुष समास देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है देखते हैं। अब तत्पुरुष समास को देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले एक टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कारक है। कारक और विभक्ति। हम लोगों ने एक क्लास में कारक और विभक्तियों को डिटेल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कारक और विभक्तियों का थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका संबंध यहाँ पर तत्पुरुष समास से है, इसलिए मैं इस कारक और विभक्ति को आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कारक है कर्ता, और इसकी विभक्ति है ने। कर्म, और कर्ता ने कर्म को, फिर है करण से या फिर के द्वारा, फिर है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, फिर है अपादान से। यहाँ पर ये जो से है ये अलगाव के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि कोई 2 व्यक्ति हैं या फिर 2 चीज़ें हैं वो अलग हो रही होंगे, तो वहाँ पर जो से प्रयोग होगा वो अपदान वाला कारक होगा वहाँ पर। फिर आता है हमारा संबंध। संबंध में आप लोगों को विभक्ति ध्यान में रखनी है, का, के, की। और फिर अधिकरण। अधिकरण में आप लोगों को ध्यान में रखना है मैं या फिर पर। और फिर है संबोधन, और संबोधन में आप लोगों को हे, अरे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कारक और विभक्तियों को हम लोगों ने पढ़ा था, कारक और विभक्ति आप लोगों ने पढ़ी है और पहले भी। तो इसमें से जो ये तत्पुरुष समास है ना, ये तत्पुरुष समास में इसके भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में हम लोग कौन कौन से देखते हैं? कर्म से लेके अधिकरण तक। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इनको हम यहाँ पर तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं। देखो अभी हमने बात की थी जो समास होता है उसमें एक होता है पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। और इन दोनों को मिलाकर एक जो नया पद बनेगा उसको हम बोलते हैं समस्त पद। इसको हम समस्त पद बोलते हैं।
अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो तत्पुरुष समास में इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो आप बोलेंगे कि इसमें जो ये उत्तर पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें जो पूर्व पद है वो क्या होता है, गौड़ होता है। और प्रधान और गौड़ का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया। प्रधान पद का मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द, ऐसा पद जो इस पूरे समस्त पद को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। इसके कारण, इस प्रधान पद के कारण इस समस्त पद पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम उत्तर पद या फिर प्रधान पद बोलेंगे। और ये जो गौड़ पद है, ये पूर्व पद है, इसका प्रभाव इस समस्त पद पर या तो कम दिखाई देगा, इस प्रधान पद से कम दिखाई देगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे को हम यहाँ पर गौड़ पद बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक एक करके अब हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास की, कर्म तत्पुरुष समास अब हम देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति लग रही है, इसमें लग रही है को विभक्ति, को विभक्ति। और दोस्तों अगर हम समास की बात करेंगे तो कर्म तत्पुरुष समास में जो ये को विभक्ति है इसका लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। देखेंगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले, और इन एग्जाम्पल को हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम समस्त पद, और यहाँ पर हम लिखेंगे विग्रह, समास का विग्रह। अब समस्त पद में पहला उदाहरण हम लिखेंगे यश प्राप्त, और इसका विग्रह क्या होगा, यश प्राप्त का विग्रह होगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो को विभक्ति है, को विभक्ति इसका लोप हो गया है जब ये समास बन जा रहा है यश प्राप्त। यश प्राप्त क्या है, ये समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद है, और इसमें इस को विभक्ति का लोप हो जा रहा है। इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है, को विभक्ति जहां पर भी आप लोगों को विग्रह करने पर को शब्द देखने को मिलेगा वहां पर होगा कर्म तत्पुरुष समास। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सर्वप्रिय, हमको इसमें बताना है कि कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो सर्वप्रिय मतलब सबको प्रिय, सबको प्रिय या फिर सबको प्यारा। अब देखो यहाँ पर ये जो को विभक्ति है इसका यहाँ पर क्या हो गया है, समस्त पद में, ये जो समस्त पद है, समस्त पद इसमें इस को विभक्ति का क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ग्रहागत। ग्रहागत का अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा घर को आया हुआ, घर को आया हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि को विभक्ति लग रही है, तो जब भी हम इनका विग्रह करेंगे और विग्रह करने के बाद हमको को विभक्ति देखने को मिलेगी तो हम बोलेंगे वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। और इस को विभक्ति का लोप है जो कि हमको इस समस्त पद में दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अब देखो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है कह रहा है ये, इसमें देखो यश प्राप्त, यश प्राप्त में यश जो है ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद यानी कि पहला पद, और ये जो प्राप्त है ये क्या है, उत्तर पद। दोस्तों ये क्या है, उत्तर पद। इसी प्रकार सर्वप्रिय में ये जो सब है ये है पूर्व पद, और ये जो प्रिय है ये है उत्तर पद। इसी प्रकार यहाँ पर ग्रहागत में ग्रह जो है वो पूर्व पद है, और आया हुआ ये क्या है, उत्तर पद है। इसमें ये कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान होगा जो भी तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद है जो कि प्रधान होगा और पूर्व पद गौड़ होगा। कैसे देखो, उत्तर पद इसमें क्या है, प्राप्त है,
और मैंने क्या कहा कि जो प्रधान पद होता है उसका प्रभाव इस समस्त पद में दिखाई देता है। तो देखो यश को प्राप्त कौन हुआ, प्राप्त यश को कौन प्राप्त हुआ, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो प्राप्त है इसका अगर हम यहाँ पर प्राप्त ना लगाएं, ये जो प्राप्त अगर हम ना लिखें तो ये यश प्राप्त है, इसका जो वाक्य है वो अधूरा सा हमको नजर आता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर प्राप्त लगा देंगे तो इस प्राप्त का जो प्रभाव है वो यश प्राप्त पर देखने को मिलता है, पूरा इसको प्रभावित करता है। तो ये बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार है जो कि उत्तर पद इसमें प्रधान है। अब हम बात करेंगे दूसरा, कर्म तत्पुरुष समास के बाद अब हम बात करेंगे करण तत्पुरुष समास। कर्म के बाद हम बात करेंगे करण। दूसरा आप लोगों को करण, और करण में है कौन सी विभक्ति, करण में देख रहे हैं आप से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा, इन विभक्तियों का यहाँ पर लोप हो जाएगा। आप लोग ये जो कर्ता है और ये जो संबोधन है इसका प्रयोग यहाँ पर तत्पुरुष समास में नहीं होता है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उदाहरण हम लोग देखेंगे, उदाहरण समस्त पद हम लोग लिखेंगे, समस्त पद, और इसका विग्रह करेंगे, विग्रह। अब समस्त पद में अगर हम बात करेंगे करण में, भयाकुल, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं भयाकुल का, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं तुलसीकृत, तुलसीकृत, और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं भूखमरा, भूखमरा। अब देखो इसमें विग्रह हम करें भयाकुल, तो भयाकुल का मतलब क्या होता है, भय से आकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। तो दोस्तों यहाँ पर जो विभक्ति है वो से विभक्ति है, और इस से विभक्ति का यहाँ पर लोप हुआ हमको दिखाई दे रहा है भयाकुल में। इसी प्रकार तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब अगर कोई रचना रचित करता है तो उसको हम बोलते हैं तुलसीकृत, ठीक है। तो तुलसीदास है, तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनको हम तुलसीकृत बोलेंगे। तुलसी के द्वारा रचित की गई रचनाएं, तो उनको हम एक शब्द में अगर बोलेंगे तो तुलसीकृत बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा तुलसी के द्वारा रचित जो भी रचनाएं होंगी उनको हम तुलसीकृत बोलेंगे। तो यहाँ पर के द्वारा विभक्ति है वो हमको देखने को मिलनी है विग्रह करने पर, लेकिन अगर हम इसका समास करेंगे तो तुलसीकृत बन जाएगा, और ये जो के द्वारा है इस विभक्ति का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसी प्रकार भूखमरा, भूखमरा, भूखमरा का हो जाएगा भूख से मरा, यानी कि ये भूख से है वो मर गया है तो भूख मरा हो गया यहाँ पर, और ये जो से विभक्ति है इसका यहाँ पर हमको लोप देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रधान पद मरा है और गौड़ वाक्य है जो कि भूख है। ये जो मरा है ये क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद, और यही क्या है यहाँ पर प्रधान वाक्य है, प्रधान पद भी है और यही उत्तर पद है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे अगला जिसको हम बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। आप लोग लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास, और इसमें हम लोग लिखेंगे के लिए। ये जो के लिए विभक्ति है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल हम अगर देखेंगे संप्रदान में तो समस्त पद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसका विग्रह लिखेंगे। तो समस्त पद में हम लोग लिखेंगे युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास। अगर आप लोगों को युद्धाभ्यास शब्द देखने को मिलेगा तो यहाँ पर कौन सा समास होगा हमको अगर बताना पड़ेगा तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले विग्रह करेंगे। तो युद्धाभ्यास का मतलब होता है युद्ध
के लिए अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। और हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, के लिए। और ये जो विभक्ति है इसका यहाँ पर हमको लोभ देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो ये के लिए है, इस विभक्ति का लोप हो गया है विद्यालय में, तो यहां पर होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। एक एग्जाम्पल और लिख लो, सत्याग्रह, सत्याग्रह इसका मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, यहां पर जो के विभक्ति है इसका लोप हो रहा है सत्याग्रह में। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे हथकड़ी, हथकड़ी जो जेल में किसी अपराधी को लगाई जाती है हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, और यहाँ पर के लिए विभक्ति हमको देखने को मिली है, इसलिए ये क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ऐसे है जो कि आप लोग इनको पहचानेंगे और करेंगे। अब हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष समास की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में इनकी विग्रह से भी पूछा जा सकता है कि आप लोग इनका विग्रह करें, या फिर इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से आप लोगों को पहचानना होगा कि कौन सा होगा। तो अपदान तत्पुरुष समास की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो जाएगा, और ये जो से विभक्ति है वो कैसी होगी, वो होगी अलगाव वाली, अलगाव वाली, ठीक है। अलगाव का मतलब होता है कि दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना। जैसे पेड़ से फल गिरा, जो यहाँ पर पेड़ से फल गिरे में से लगा, वो क्या है, अपदान है, यानी कि यहाँ पर पेड़ और फल दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। पेड़ से फल जो है वो अलग हो रहा है, यानी कि अलगाव की भावना यहाँ पर हमको देखने को मिली है। तो ऐसे जहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पर अपदान कारक होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे अपदान में, समस्त पद हम देखेंगे, समस्त पद, और यहाँ पर विग्रह भी देखेंगे इसका। जैसे पाप मुक्त, पाप मुक्त, तो पाप मुक्त का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। तो किसी भी इंसान को अगर पाप से मुक्ति मिल गई है, तो यहाँ पर पाप और मुक्त, पाप से वो क्या हो गया है, मुक्त हो गया है, यानी कि अलगाव की भावना हो रही है। तो यहाँ पर से विभक्ति जो होगी वो अपदान तत्पुरुष समास की होगी। इसी प्रकार जन्मांध, जन्मांध, तो जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। तो दोस्तों ये अंधा है, और कब से है, जन्म से है। तो यहाँ पर अलगाव की भावना हो रही है, आंखों से अंधे, आंख नहीं देख पाता है, इसलिए अलगाव की भावना यहाँ पर हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का मतलब होता है ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है और कर्ज उसने माफ कर, कर्ज किसी ने माफ कर दिया या फिर उसने कर्ज चुका दिया, तो वो ऋण से मुक्त हो जाता है। अलगाव की भावना यहाँ पर हमको आ रही है, अलग होने की भावना हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों ये थे अपदान तक। अब हम बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास की। तो संबंध तत्पुरुष समास को अब हम देखते हैं। संबंध तत्पुरुष समास में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि विभक्ति क्या यूज होगी, का, के या फिर की। जो भी विभक्ति ऐसी हमको देखने को मिलेगी का, के, की, उसका यहाँ पर लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा संबंध तत्पुरुष समास का। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे देशभक्ति। देशभक्ति में
अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा देश की भक्ति। देश की भक्ति, तो देश की भक्ति यहाँ पर बना। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये की है वो क्या है, एक प्रकार का कारक विभक्ति है। कौन सी? संबंध। तो यहाँ पर देश की भक्ति की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे क्षमादान। क्षमादान, तो क्षमादान का मतलब होता है क्षमा का दान। क्षमा का दान, तो का विभक्ति है, इसका लोप हो रहा है, क्षमादान बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोकसभा। यहां पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोक की सभा, लोक की सभा यानी कि लोगों की सभा, और लोगों की सभा यहाँ पर संबंध क्या बन रहा है, की, और इसका यहाँ पर क्या हो गया है, लोप हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, संबंध तत्पुरुष समास बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अधिकरण। अधिकरण देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के बाद। ये अंतिम तत्पुरुष समास है अधिकरण, और इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, या तो में लग रही है या फिर पर लग रही है। अगर ऐसी विभक्ति हमको देखने को मिलती है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है, और जो ये तत्पुरुष समास बनेगा जहां पर ये लोप हो जाएगा इस विभक्ति का, उसी को हम अधिकरण तत्पुरुष समास बोलेंगे। उदाहरण अगर हम लिखें इसका, उदाहरण में हम बात करेंगे जलमग्न। जलमग्न का विग्रह मैं करूंगा तो ये क्या बनेगा, जल में मग्न। जल में मग्न, देखो यहां पर क्या विभक्ति लगी, मैं विभक्ति लगी, और ये मैं विभक्ति का लोप होके जलमग्न बन रहा है, तो यहां पर कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार हम यहां पर देखेंगे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुष में उत्तम। क्या होता है, पुरुष में उत्तम। मैं विभक्ति लग रही है तो पुरुषोत्तम बनेगा, और ये मैं विभक्ति का लोप हो जाएगा तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें अगर पराश्रित। पराश्रित, पराश्रित का मतलब होता है दोस्तों दूसरों पर आश्रित। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो सेल्फ डिपेंड नहीं होते, जो आत्मनिर्भर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं दूसरों पर आश्रित या फिर दूसरों पर निर्भर। और यहाँ पर विभक्ति है जो कि लग रही है। अगर हम इसका समास बनाएंगे तो ये बनेगा पराश्रित। पर विभक्ति का लोप हो गया है तो ये क्या बन गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रकार है जो कि तत्पुरुष समास को हम लोगों ने देखा, और तत्पुरुष समास को हमने अलग अलग भागों में देखा। कर्म तत्पुरुष समास, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन सारों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अन्य जो भाग अभी बच रखे हैं, भेद बच रखे हैं, समास के 5 भेद बचे हैं, उन 5 भेदों को हम एक क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।